हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं डेली एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो क्राइम स्टोरी भी हो सकती है, वो हॉरर स्टोरी भी हो सकती है और वो किसी मूवी की कहानी भी हो सकती है। तो अब हम स्टोरी पर भी काम करेंगे। डेली का एक वीडियो मैं पूरी कोशिश करूंगी लाने के लिए। और जो क्राइम स्टोरीज होंगी वो ऑब्वियसली रियल लाइफ वाली होंगी, जो भी घटित हुआ है उसके बारे में होंगी। और अगर हॉरर स्टोरी होंगी या मूवी की कहानी होगी तो ऑब्वियसली वो फिक्शनल होंगी। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी दुर्घटना घटित हुई है, चाहे वो हॉरर काइंड ऑफ हो या फिर आपके साथ कुछ क्राइम हुआ है या आपकी फैमिली में किसी के साथ हुआ है और आप चाहते हो कि मैं उसे पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर करूं, आपकी कहानी दूसरों तक पहुंचाऊं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पर और वहां अपनी कहानी मुझे भेज सकते हो। तो आज की कहानी होने वाली है एक क्राइम की कहानी, जो कि डॉक्टर रेणुका के साथ हुई है, जो कि 34 साल की लेडी डॉक्टर थी। तो इनकी कहानी हम शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो हम बात कर रहे हैं रेणुका की, जो कि एक लेडी डॉक्टर थी। तो रेणुका काफ़ी अच्छी बच्ची थी और देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। तो होता क्या है कि संतोष नाम का एक युवक, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर था, उसकी मम्मी जयश्री और पापा थे कमन्ना। तो ये लोग रेणुका को किसी फैमिली फंक्शन में देखते हैं, किसी शादी पार्टी में वो उसको देखते हैं और वहाँ देखकर उन्हें कहीं ना कहीं वो अपने बेटे के लिए पसंद आ जाती हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी लग्जूरियस जो कारें होती हैं 3 से 4 ये बुक करते हैं और उनके घर पर सीधे पहुंच जाते हैं, रेणुका के घर पर। और वहाँ उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं, अपने बेटे के लिए शादी के लिए रेणुका का हाथ उनसे मांगते हैं। अब फैमिली अच्छी थी और लग्जूरियस कारों में इनकी एंट्री हुई थी, तो कहीं ना कहीं रेणुका की फैमिली को भी लगा कि वेल टू डू फैमिली है, हम यहाँ पर अपनी बेटी को ब्याह सकते हैं। तो फैमिली की रजामंदी से और दोनों बच्चों की रजामंदी से रेणुका और संतोष की शादी हो जाती है। सब कुछ सही चल रहा था, धीमे धीमे इनकी लाइफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन होता क्या है कि शादी को 5 साल बीत जाते हैं। शादी हुई थी 2020 में और 2025 लग चुका था। और जो इनकी बहू है ना, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, यानी कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है कि फॉल्ट बहू में हो और हो सकता है कि फॉल्ट बेटे में भी हो। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो ये जो फैमिली है वो धीमे धीमे ना रेणुका को परेशान करने लगती है, बहुत ज़्यादा इनको टॉर्चर किया जाता है। कहीं ना कहीं ये फैमिली अब ये सोच रही थी कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करा दे, क्योंकि वो अपने बच्चे की संतान होते देखना चाहते थे, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन रेणुका जो कि डॉक्टर थी, तो उन्हें तो ऐसे वो किसी पर आश्रित थी नहीं, तो उन्होंने ये ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। रही बात खर्चे पानी की, तो वो पूरा उठा ही रही थी अपना, उन्हें ज़रूरत नहीं थी इनके आगे हाथ फैलाने की। तो वो अच्छे से इनके घर में सरवाइव कर रही थी। सरवाइव करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है और जब परिवार को लगता है कि ये जो रेणुका है ये ऐसे चाहे हम इसे जितना भी टॉर्चर कर रहे हैं, जितना भी परेशान कर रहे हैं, और ये बंदी ऐसी है कि ये घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, तो इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ये लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा, वरना ये ऐसे तो घर छोड़कर जाने नहीं वाली। अब जो बेटा है और जो इनके सास ससुर है वो उसको ना डाउरी के लिए भी परेशान करने लगे। उन्होंने इससे पैसे भी मांगने स्टार्ट कर दिए। उनको ये लग रहा था कि बच्चा तो हो नहीं पा रहा, ये भी घर छोड़ के नहीं जा रही, तो कम से कम भाई हमें दहेज ही मिल जाए, जो इनको नहीं मिला था। तो दहेज वहेज की जब डिमांड इन्होंने की तो रेणुका ने पूछा कि भाई आप तो इतनी बड़ी बड़ी कारों से आए थे, हम तो आपको बहुत ज़्यादा अमीर वमीर सोच रहे थे और आप लोग अब मुझसे दहेज का डिमांड कर रहे हो। तब ये लोग बोलते हैं कि वो रेंटेड कार थी, वो तो शादी का हम रिश्ता लेने गए थे, इसलिए हम ऐसे कार वार लेकर गए थे, बाकी हम लोग इतने अमीर नहीं हैं। और शादी होती है तो वैसे भी दहेज वगैरह दिया जाता है, जो तुम्हारे घर से नहीं मिला, बच्चा भी हमें हो नहीं रहा है, तो कम से कम दहेज ही मिल जाए। तो रेणुका वहां पर दहेज देने से भी इनकार कर देती हैं और अपनी फैमिली से बात करने से भी इनकार कर देती हैं। तो अब ये जो फैमिली है, जो कि संतोष के माता पिता और पूरी ये फैमिली है, इनको ये लगता है कि ना तो भाई हमें दहेज मिल रहा है और ना ही हमें संतान मिल रही है। तो जो रेणुका के सास ससुर और पति हैं, ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत सारा कुछ एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। बात है 24 मई की। 24 मई को जो रेणुका की सास हैं, जिनका नाम जयश्री है, वो अपनी बहू को मनाती हैं मन्नत के लिए कि भाई हमने बच्चा होने के लिए एक मन्नत मांगी है। और वो रेणुका को अनाथी के मादा भावी गांव के एक प्रसिद्ध मंदिर में ले जाती हैं। अब ये जो मंदिर है ये थोड़ा हटकर, कहते हैं ना कि आउटस्कर्ट्स में जो ये होते हैं, तो वहां पर था। तो वहां से जो बस निकलती है लास्ट, वो अंधेरा होने से पहले पहले ऐसे करके निकल जाती है। तो इन लोगों का पूरा प्लान वहां पर था। तो यहाँ पर सास क्या करती है, रेणुका को लेकर जाती है। रेणुका भी तैयार हो जाती है, साथ में दोनों चले जाते हैं। तो सास मंदिर के अंदर तब तक रहती है जब तक कि लास्ट बस ना निकल जाए, मतलब कि अंधेरा ना हो जाए और अब कोई साधन ना रह जाए यहाँ से निकलने के लिए। और जब ऐसे मंदिरों से आप रात में निकलते हो ना, तो
भीड़ भाड़ भी नहीं मिलती है, बहुत सुनसान इलाका हो जाता है। तो वैसा ही प्लान इन्होंने बनाया था। तो जो सास है वो मंदिर से काफ़ी देर बाद निकलती हैं, अंधेरा होने लगता है, लास्ट बस भी चली जाती है। तो तब रेणुका इनसे बोलती है कि अब हमें बस नहीं मिलेगी, अब हम घर कैसे वापस जाएंगे। तब इनकी सास बोलती हैं कि हम तुम्हारे ससुर को बस स्टॉप पर बुला लेते हैं, वो बाइक लेकर आ जाएंगे और फिर उससे ही हम घर चलेंगे। तो रेणुका को इसमें कुछ भी ऐसा बुरा लगता नहीं है और वो सोचती है कि ठीक है, आ जाएंगे ससुर जी और हम लोग चले जाएंगे। तो जो रेणुका की सास है वो बुला लेती हैं ससुर जी को, ससुर जी आ जाते हैं बाइक लेकर, ये लोग बस स्टॉप पहुंचते हैं और बाइक में ससुर जी के पीछे पहले सासू माँ बैठती हैं और उसके भी पीछे रेणुका को बैठाल दिया जाता है। फिर जो ससुर जी हैं वो बाइक को स्टार्ट करते हैं और काफी तेज स्पीड में बाइक को ले जाया जाता है। और जब वो देखते हैं एक पथरीला सुनसान इलाका और वहां पर इशारा दिया जाता है सासू माँ को, तो सासू माँ जोर से धक्का देती हैं रेणुका को, यानी कि अपनी बहू को जोर से धक्का देती हैं जिससे कि वो बाइक से नीचे गिर जाएं और उन्हें इतनी ज्यादा चोट आ जाए कि वो वहीं पर दम तोड़ दे। लेकिन होता ऐसा नहीं है। जैसे ही धक्का मारती हैं सासू माँ तो रेणुका बाइक से नीचे गिरती हैं और उनको काफी जोर की जो है चोट लग जाती है सिर में, मगर उनकी सांसें अभी चल रही होती हैं। तो ये जो ससुर और सास हैं ये बाइक घुमाते हैं, रेणुका के पास जाते हैं और जब देखते हैं कि उसकी सांसें चल रही हैं तो एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सर पर दे मारते हैं जिससे कि उसकी जान एक झटके में चली जाए। लेकिन इसके बावजूद भी रेणुका की जान नहीं जाती है और फिर ये निर्दयी लोग क्या करते हैं, उसकी साड़ी का पल्लू लेते हैं और उससे ही उसका गला घोटना स्टार्ट कर देते हैं और तब तक घोटते हैं जब तक कि उसकी सांसें चलना बंद ना हो जाए, जब तक कि वो दम ना तोड़ दे। अब रेणुका इस घुटन को नहीं सहन कर पाती हैं और वो अपना दम तोड़ देती हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उस पल्लू को गाड़ी में लपेटते हैं, उसी साड़ी के पल्लू को गाड़ी में लपेटते हैं और 120 फीट तक इस लाश को वो घसीटना स्टार्ट करते हैं। और जब काफी दूर तक वो ले जाते हैं इसको, उसके बाद ये लोग ड्रामा करना स्टार्ट करते हैं कि रात का अंधेरा था, बहू नीचे गिर पड़ी, हमें पता नहीं चला और वो घसीटती रही और ऐसे उसकी जान चली गई। ये ड्रामा वो करते हैं और साथ ही साथ जब उसका पति संतोष, उसको जब ये बात मालूम चलती है तो वो भी खूब ज्यादा ड्रामा मचाता है। इतना ज्यादा घटिया नाटक वो करता है कि कहीं ना कहीं लोगों को यकीन हो चला था कि ये एक महज एक्सीडेंट है। फिर क्या होता है, पुलिस आती है मौके पर और जब पुलिस आती है तो ऑब्वियसली सबसे पहले ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो जो रेणुका है उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब वहां की रिपोर्ट सामने आती है तब लोगों के हक्के बक्के छूट जाते हैं। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर समझ में आ जाता है लोगों को कि जो रेणुका है उनकी मौत गाड़ी पर घसीटने से या गाड़ी से नीचे गिरने से नहीं हुई है, बल्कि किसी भारी भरकम चीज से उनके सिर पर वार किया गया है जिससे कि उनकी मौत हुई है। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि जब इन्होंने भारी भरकम पत्थर मारा था तो वो ऐसी जगह मारा था जैसे कि बाइक से अगर कोई गिरता है तो उसको जहां चोट आनी चाहिए वहां पर नहीं था, वो किसी और ही जगह पर था। और इसी वजह से पुलिस को शक हो जाता है किस पर, उनके सास ससुर पर। यहाँ अभी तक बेटे पर शक नहीं गया था क्योंकि सास ससुर ही वहां पर मौके पर मौजूद थे और उसके अलावा वहां पर कोई नहीं था और बेटा तो रोकर ऑलरेडी ड्रामे मचा रहा था। अब क्या होता है, जब पोस्टमार्टम वगैरह की रिपोर्ट सामने आती है तो सास ससुर को कटघरे में लिया जाता है और उनसे पूछताछ स्टार्ट की जाती है। और जब पूछताछ स्टार्ट की जाती है तो जो सास ससुर हैं वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसका नाम ज्यादा खुलकर नहीं ले रहे थे, लेकिन अंततः वो उसका नाम भी ले लेते हैं और बताते हैं कि हमने सबने मिलकर ये जो है रचना रची थी और इसके तहत ही हम लोगों ने ये काम किया है क्योंकि हमारा जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जब पुलिस इस बंदे को उठाने जाती है जो कि संतोष नाम का बंदा है, जो कि रेणुका का पति है, जो थोड़ी देर पहले ड्रामे कर रहा था, रो रहा था, उसको जब पकड़ने जाती है पुलिस तो वो आराम से बैठकर नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा था। जी हाँ, वो टीवी वॉच कर रहा था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया वो खा पी रहा था, बढ़िया कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब कर रहा था। तब उसको पकड़ कर लाया जाता है और उसको गिरफ्त में लिया जाता है। अब ये तीनों जने जेल में हैं। जिस वंश को ये आगे बढ़ाना चाहते थे, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद ये कोई वंश या इनके साथ कोई शादी भी करेगा, जो ये डाउरी चाह रहे थे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और उसके साथ साथ इन्होंने किसी एक निर्दोष की हत्या कर दी है, किसी की जान ले ली है और उसका मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कोई पछतावा है। और इस तरीके के केसेस कई और होते रहते हैं जिनको आगे आने वाले पॉडकास्ट में भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी इस वाली स्टोरी पर आपके क्या ख्यालात हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।